बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने पढ़ना है नावल वही रास्ते वही मंजिल, रिटन बाय मरियम अजीज़ की सेकंड एपिसोड। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आए पढ़ते हैं वही रास्ते वही मंजिल, रिटन बाय मरियम अजीज़ की सेकेंड एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वह नमाज के बाद तस्बीह पढ़ी थी जब अजनबी आवाज़ पर हैरत से पलटी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थे तुम? 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब किसने हैरत से अपने बाप को देखा जो इस अजनबी को देखते बोलना शुरू हो गए थे। वो इसे देख नहीं सकी क्योंकि वो इसकी तरफ पुश्त के मेज़ पर फल और जूस रख रहा था। बहुत माजरत चाहता हूँ अंकल, ज़रूरी काम ना आता तो मैं ज़रूर आता। वो कहते हुए मुड़ा तो इस पर नज़र पड़ते जहाँ वो हैरान हुई वो भी हैरत से रह गया। हिबा, तुमने पहचाना? ये दुराब है। मैं जब से यहाँ हूँ तब से ही आ रहा है। बहुत ख्याल रखा है इसने मेरा। मंजूर साहब ने बड़े प्यार से इसका जिक्र किया जबकि वो इसी पर नज़र टकाए मुस्कुरा रहा था। नज़रबाज या हिबा की नज़रों में अब हैरत की जगह नाराज़ी और गुस्से ने ले ली। जाहिर है जब आप अपनी तकलीफ़ें गैरों को बताएंगे और अपनों से छुपाएंगे तो ऐसा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इत्तेफाकन यहाँ आया था तो अंकल से मुलाकात होगी। मैं आपसे बात नहीं करी। हिबा ने बड़ी बदतमीज़ी से उसे टोक दिया। हिबा ने ना बस जितना दी कमी। मैंने आपको कल भी बताया था मुझे ये हीरोइन नहीं पसंद आई। मैं तो हीरो के साथ हूँ, तो हीरोइन चित्र पाने चाहिए बस। या इनू नदीम नदीम चौक के लै जाए। इससे पहले वो तीनों आपस में मजीद कोई बात करते दूर आपका फ़ोन आ गया। वो माजरत करते हुए बाहर निकल गया। हिबा, ये कौन सा तरीका बात करने का? तुम नहीं जानती इस बच्चे ने मेरा कितना ख्याल रखा। मोहसिन है वो हमारा। अब के इसका गुस्सा बेबसी में बदला तो आंसू निकला है। पापा, क्या आपने सोचा कि आपका मोहसिन क्या सोचता होगा? हर एरा गहरा यहाँ आता सवाए आपकी बेटी की। कैसी बेहिस बेटी है जिसे बाप की परवाह नहीं। हालांकि कोई नहीं जानता मेरे पापा ने मुझे गैर कर दिया। हिबा, मंजूर साहब ने इसका हाथ थाम लिया। बार बार एक बात करके मुझे तकलीफ मत दो। और दुराब ऐसा नहीं और ना ऐसा सोचेगा। मैंने इसे सब बता दिया था। आंसू साफ करते हिबा के हाथ वहीं रुक गए। सब क्या बता दिया था? अपनी बीमारी का, नदीम कुरैशी की हरकत का। ओ मेरे अल्लाह पापा, इसकी कसर रह गई थी। एक अजनबी के सामने आपने अपना आप खोल कर रख दिया। क्या सोचता होगा वो? इसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। वो ऐसा नहीं। आपको क्या पता वो ऐसा नहीं? क्या पता वो भी नदीम कुरैशी का बंदा हो। इतना पागल नहीं हो हिबा, उम्र गुजारी है। इन आंखों को लोगों की पहचान है। कहकर इन्होंने आंखें बंद कर ली। इनकी नाराज़गी का इजहार था। ये हिबा बीबी अपने आप को अकल कोल समझदी ना। इन्हू सब तो ज़्यादा पता, बाकी तो सारे बेवकूफ़ है। तो जो भी जितनी भी दुनिया में सारी अकल बट रही थी सारी हिबा ही अपने टोकरे च लैके आ गई सी। नैश जी। इसे यहाँ पापा के साथ रहते 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गए थे। डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए पापा को घर लेकर जा सकती है। वो इसी सोच में थी कि कहाँ जाए। हमीदुल्ला अंकल कितने दिनों से नहीं आए थे और वो दुराब रोज़ आ जाता था और इसे जितना बुरा लगता पापा इसे देखकर इतना खुश हो जाते थे। अब तो वो भी गुस्सा नहीं करती थी। एक तो वो डॉक्टर के साथ मुसलसल राब्ते में था, दूसरा वो हर जहमत से बची थी। खाना, दवाई, फल, जूसेस सब वो ले आता था। एक दिन इसने पैसे देने चाहे तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो अंकल से हिसाब करेगा और इससे बहस नहीं करना चाहती थी। बहस का मतलब बात करना जो इसे पसंद नहीं था। एक रात पापा की तबीयत फिर अचानक ख़राब होगी। सारी रात इसकी आंखों में कटी। अब वो सोई जा की कैफियत में थी जब हमीदुल्ला अंकल अंदर आए। सो रही थी। एक तो कोई जो सुत्ते पे उठा के पूछे ना कि सो रही सी, मेरा तो दिल जो करता है ना वो मैं लफ्ज़ां च बयान नहीं कर सकती। सो रही थी बेटा? इसकी मुंदी मुंदी आंखों को देखकर उन्होंने पूछा। बस अंकल, कल अचानक पापा की तबीयत ख़राब होगी तो सो नहीं सकी। आपको बहुत फ़ोन किया लेकिन आपने फ़ोन अटेंड नहीं किया। सॉरी बेटा, मुझे पता ही नहीं चला। पिछले दिनों मसरूफियत रही, बहुत रही। नादे की डेट फिक्स हो गई है ना, तो घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं। अल्लाह, तू नादिया दी डेटा दूसरी डेटा फिक्स कराई जब नादिया दी दूसरी डेट फिक्स हो गई तो तेने किसी ने मुंह भी नहीं लाया। अच्छा, वो एकदम खुश होकर बोली। आपको बहुत मुबारक हो अंकल। और नादिया, इसने मुझे एक कॉल तक नहीं की। वो एकदम बोली तो हमीदुल्ला साहब नज़रें चुरा के। वो शॉपिंग में मसरूफ़ थी ना, मैं कहूँगा इससे जाकर। वो इनकी नज़रें चुराना महसूस करेगी सो सर हिला कर रहेगी। इस गुरेज की वजह वो समझ गई थी। वो जो अंकल से बात करने का सोच रही थी कि पापा को कुछ दिन इनके घर ले चले, इसने वो इरादा तर्क कर दिया। मंजूर की तबीयत अब कैसी है? वैसी ही अंकल, वो बुझे हुए अंदाज में बोली। बेटा, ये तबीयत में ऊंच नीच तो अब चलती रहेगी। तुम कितनी देर यहाँ अस्पताल में रहोगी? थोड़े दिन अपनी खाला के घर चली जाओ। कितनी कमज़ोर होगी, यूँ तो तुम बीमार पड़ जाओगी। मैं तुम्हें घर ले चलता, लेकिन वहाँ शादी की वजह से काफ़ी मेहमान आए और हालात भी अभी भी संभले नहीं हैं। वो नदीम कुरैशी के लोग अभी भी। ठीक है अंकल, मैं समझती हूँ। आपको इतनी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। हमीदुल्ला साहब खामोश होकर इसका चेहरा देखने लगे। तभी इसके हाथ में पकड़ा फ़ोन बॉल उठा। इंटरनेशनल कॉल थी। वो देरी से चलती हुई बाहर निकल आई। कैसी हो? ताबिश की कॉल थी। ठीक हूँ। और अंकल कैसे हैं? पापा ठीक नहीं, अस्पताल में है। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? वो हैरान हुई। मैंने घर फ़ोन किया, बंद जा रहा था तो अंकल के सेल पर किया तो अंकल हमीदुल्ला ने अंकल की कंडीशन के बारे में बताया। सच मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। जब मैं किया तो अंकल अच्छे भले थे।
आहो तो सारे पैसे बटोर के जो गया सी, ये भी दस ना नाल। हिबा ने होंठ खींच लिया क्योंकि आंसुओं ने कुछ भी कहने से रोक दिया था। पर तुम यहाँ, अंकल तो बता रहे थे कि तुम्हें नहीं पता। हाँ, वो आंसू साफ करके बोली। और फिर इस पर जो गुस्सी थी इसने सब ताबिश को बता दी। तुम बताओ अब मैं क्या करूँ? मैं हमीदुल्ला अंकल की तरफ भी नहीं जा सकती, मेरी वजह से वो कहीं मजीद मुश्किल में ना आ जाए। मैं सोच रही थी खाला की तरफ चली जाऊँ। नहीं, तुम वहाँ मत जाओ। जो आदमी इतना ताकतवर है कि हमीद अंकल के घर पहुँच जाए सकता, बाजार में इतने रश में गुंडे पीछे लगा सकता है, वो मेरे घर भी पहुँच सकता है। वहाँ मेरी माँ मेरी बहन अकेली है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गलत हरकत की वजह से मेरी माँ मुश्किल में आए या मेरी बहन के नाम पर तहमत लगे। हिबा को लगा किसी ने इसके वजूद को आग लगा दी। वो इसके कान की लोएं जल उठी थी। ये तुमने मेरी मेरी की क्या किरदार लगा रहे हो? वो तुम्हारी इज्जत है और मैं क्या हूँ? और जो दूसरे, मुझे ये बताओ मैंने क्या गलत हरकत की है? प्लीज़ हिबा, इतनी भोली मत बनो। मैं तुम्हारी पंगा लेने वाली आदत से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। दोस्त को लेकर रेस्टोरेंट नहीं पहुँच गई थी तुम? इस आदमी को तुमने शय दी होगी, वरना वो इतनी जुर्रत कर सकता था? तुम्हारी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं। ताली दोनों हाथों से बचती है हिबा। तुम होश में तो हो ना ताबिश? तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझ पर तहमत लगा रहे हो, शक कर रहे हो? वो इडियट की परवाह के बगैर चीख उठी। इतनी दूर बैठकर शक ना करूँ तो और क्या करूँ? वो बड़बड़ाया, लेकिन बड़बड़ाहट इतनी वाज़ेह थी कि इसे साफ सुनाई दी। हेलो, इसकी तवील खामोशी पर चीख कर बोला। बोलो, वो बेमरब्बत अंदाज में बोली। मुझे पता है अंकल को और तुम्हें मेरी ज़रूरत है। अगले हफ्ते में आ रहा हूँ। इस एहसान के लिए शुक्रिया। पैसे जड़े खा के गया हरामी ही वापस कर दे। तू ना तो उसे बैठा अपना चार पा ला। इतना कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। वो इस वक्त कितनी बेबस थी कि एक शख्स इसने इसके किरदार पर उंगली उठाई थी, लेकिन वो फिर भी इसके साथ की मोहताज थी। वो पलटी तो किसी से टकराते टकराते बची। सामने खड़े दुराब ने बगौर इसका सुर्ख चेहरा और आंखें देखी और कुछ कहे बगैर मुड़ गया, जबकि वहीं खड़ी सोचती कि क्या इसने कुछ सुना है या नहीं। अगर सुना था तो वो होंठ चबा कर रह गई। और फिर जितनी देर वो मंजूर साहब के कमरे में रहा, वो बाहर कॉरिडोर में बेंच पर बैठी रही। जाते हुए इसने इसे अपने करीब रुकते देखा, लेकिन वो यूं ही सर झुकाए बैठी रही तो वाक़े पड़ गया। कहाँ चली गई थी बेटा? इसे देखते मंजूर साहब तेरी से बोले। बाहर थी। वो सर झुकाकर इनके पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो कुछ देर इसका चेहरा देखते रहे। क्या बात है, कोई बात हुई है? इन्होंने बगौर इसकी उतरी हुई शक्ल देखी। पापा, ताबिश का फ़ोन आया था। वो खामोशी से इसका चेहरा देखते रहे। इसे लगता है कि कहने के साथ इसने बाप की शक्ल देखी तो बाकी अल्फाज मुंह में के अंदर दबा लिए। वो तुम्हें गलत कह रहा होगा। इन्होंने जैसे इसका चेहरा पढ़ लिया, हिबा ने आंखों में आने वाले आंसू तेजी से साफ किया। मंजूर साहब ने गहरा सांस लिया। मुझे लगता है जल्दी में मुझसे गलत इंतखाब हो गया। ताबिश वो नहीं जैसा जीवन साथी मैंने तुम्हारे लिए चाहा था। अफसोस, दुराब मुझे बहुत देर बाद मिला। हिबा ने चौंक कर बाप की शक्ल देखी। वो तलीम याफ्ता, जॉब न मिलने की वजह से टैक्सी चला रहा है। फिर इतना नेक और शरीफ है। इसने इशारतन तुम्हारा रिश्ता भी मांगा था, लेकिन ताबिश की वजह से मैं जवाब न दे सका। आपके नज़दीक वो शख्स मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब था? इसका सारा जोर वो पर था। देख ला, कुत्ते री दुम कदी सीधी नहीं हो सकती। अभी भी इसको तो आपसे बेटर ऑप्शन ताबिश लग रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उसके कोई दौलत स्टेटस नहीं है। और ताबिश साहब ने तेन छुत्तर ही मारने हो कि लैंडलॉर्ड है तुहाडी टुकड़ियां ते गया वो बाहर। हाँ, क्योंकि वो मतलब परस्त और लालची नहीं। आजकल के दौर में अपना इतना नहीं करता तो वो क्यों कर रहा है? मतलब है इसका, और वो इसने जाहिर भी कर दिया। आहो, एड्डी तो कोई हूर पर ही है ना। वो तो दुराब भी गंदा, जेड़ा दिल भी तो केड़े गंद ते आया तेरे वगरी ते। क्या मतलब? मंजूर साहब ने नासमझी से देखा। कुछ नहीं, आप आराम करें, मैं ज़रा बाहर का चक्कर लगा कर आती हूँ। और इसे वाकई ताज़ा हवा की ज़रूरत थी, क्योंकि इसका दिमाग आग की भट्टी की तरह जलने लगा था। एक तरफ ताबिश की बातें, दूसरी तरफ इस दुराब की जुर्रत। और बुरी किस्मत दुराब की वो सामने से आ रहा था। वो होंठ फेंच कर रुख मोड़ के। खैरियत, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्यों, मैं यहाँ खड़ी नहीं हो सकती? वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली। जवाबन में कुछ याद करके मुस्कुराया। तुम तो कहीं भी खड़ी हो सकती हो, ये कहकर वो संजीदा हुआ। मेरी डॉक्टर से बात हुई है। इसका कहना है कि अंकल की कीमों में कुछ दिन हैं, तो अगर हम चाहें तो इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। अगर तुम मुनासिब समझो तो अंकल मेरे घर रह सकते हैं। इसने एहतियातन इसका नाम नहीं लिया। एक मिनट, आज ज़रा सब बातें क्लियर हो ही जाएं। वो दोनों हाथ सीने पर लपेट कर बोली। आपने क्या हमें लावारिस समझ रखा है? हैं कौन आप हमारे, जो हम आपके घर जाएं? और क्यों आप दिन रात मेरे पापा की इयारत को आ जाते हैं? मैं हैरान थी, हमसे क्या मतलब हो सकता है, वो भी पता चल गया। कब से पीछा कर रहे हैं मेरा? आपको क्या लगता है यूँ मेरे पापा की खिदमत करके आप मुझसे शादी कर लेंगे? क्या है आप एक मामूली टैक्सी ड्राइवर? तो टैक्सी ड्राइवर इंसान नहीं होते? इन्हें शादी का करने का हक नहीं होता? वो संजीदगी से इसका चेहरा देख कर पूछने लगा। होता होगा, लेकिन किसी अपनी जैसी के साथ। आप हैं क्या? मैं ये पूछती हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी की ख्वाहिश बयान करने की? मेरी मंगनी हो चुकी है। इसने बायां हाथ उठाकर तीसरी उंगली में पहनी अंगूठी की तरफ इशारा किया। और वो भी मेरी पसंद से, जो जरा होता नहीं जुत्ती सी नोकते रहा था। वो MBA अच्छी पोस्ट पर है, वो भी दुबई में। इसका फ्यूचर ब्राइट है। खुद को देखें, क्या है आपका फ्यूचर और क्या दे सकते हैं अपनी बीवी को?
मैं डबल मास्टर्स हूँ, मेरे पापा एक बहुत बड़े ओहदे पर है, हमारा एक लिविंग स्टाइल है। अगर मेरी मंगनी ना भी हुई थी तो मेरे इतने भी बुरे नहीं दिन आए कि मैं आपसे 3rd क्लास आदमी से शादी करूँ। सो ब्राय मेहरबानी अपनी झूठी हमदर्दी और मेहरबानी का टोकरा उठाकर यहाँ से तशरीफ़ ले जाओ। आइंदा मैं आपको यहाँ देखना नहीं चाहती। वो जो मुँह में आया कहती गई और इसने गौर ही नहीं किया कि सामने वाले का क्या हाल हुआ और ना ये देखने के लिए रुकी थी। तो लानत तेरी ज़िंदगी थी, बल्कि तूने हत्ता ना लानत तेरे थे डंगर ज़माने दी। ते तू बेटा काबल है ताबिश दी जुत्तियां दे, तू ताबिश को जुत्तियां खा, हाई स्टैंडर्ड वाले को जुत्तियां, हाई स्टैंडर्ड दी जुत्तियां खा तू। गंदा तो दुराब भी है, मेरा दिल करा दुराब ਨੂੰ भी फैर मार दें, यही इदा दे गंद दे पीछे जा रहे हैं। हिबा वो जो अपने ध्यान में सेब काट रही थी चौंक कर देखने लगी। दुराब नहीं आया? वही सवाल जो पिछले 1 हफ्ते से पूछ रहे थे। नहीं पापा, पता नहीं क्या बात है, वो तो एक दिन भी नागा नहीं करता, अब पूरा हफ्ता वो भी बिना बताए। तुम ज़रा कॉल करके पता तो करो। इसने छुरी ज़ोर से प्लेट में पटकी। पापा मैं आपके पास हूँ, फिर भी आप बार बार इसे क्यों याद करें? वो हमारा नौकर तो नहीं और ना कोई रिश्तेदार, लेकिन रिश्तेदारों से बहुत बेहतर है। वो इनका इशारा समझ गई थी। ताबिश को पाकिस्तान आए 3रा दिन था, वो सिर्फ एक दिन चंद मिनटों के लिए आया था। इसे तो इस दिन पता चला इसे अस्पताल से दवाइयों की बदबू से एलर्जी और कल नादी की शादी थी। अंकल ने इतना रस्मी सा इन्वाइट किया कि इसका दिल मजीद बुरा हो गया। तेरे अप्पा ने सगे जो तुम्हें जुत्ती की नोक पर रखे ना, वो तुम्हें तुम्हारी औकात के मुताबिक ट्रीट करें। दुराब रहे थे तेरी औकात तो वध के ट्रीट कर लेता सी, जी धर्म पची नहीं। ऊपर से पापा की दुराब दुराब की गिरदाने से मजीद झंझलाहट में मुब्तला कर रही थी। हिबा जी पापा। वो प्लेट पकड़कर इनके करीब बैठी। तुमने ताबिश से बात की थी? मैं चाहता हूँ कि फौरी निकाह और रुखसती हो जाए। हिबा ने गहरा सांस लिया। ये वही जानती थी कि इसने कैसे अपनी अना को पसे पुश डालकर ताबिश से बात की थी। जी तो क्या कहा उसने? इन्होंने छत पर से नजर हटाकर से देखा। बकौल इसके खाला नहीं मान रही। एक तो वो नौरीन की शादी पहले करना चाहती हैं, दूसरा इनका एक ही बेटा है जिसकी शादी को इनके बहुत से अरमान है। लेकिन हिबा वो देख नहीं रहे हमारी मजबूरियाँ। मेरी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। वो नदीम को रशी किसी असेब की तरह दिन रात मेरे हवासों पर सवार रहता है। अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? पापा, इसने मंजूर साहब का हाथ बड़ी आहिस्ती से थामा। आप बहुत वहम करने लगे। आप इंशाल्लाह ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और ये नदीम कुरैशी कुछ नहीं कर सकता। इतने दिन हो गए मैं आपके सामने, कुछ हुआ? चल बेटा हुन होएगा। वक्त का पता नहीं चलता, कुछ हो भी सकता है। मैं जल्द से जल्द तुम्हें महफूज हाथों में सौंपना चाहता हूँ। तुम ताबिश को बुलाओ, मैं खुद बात करता हूँ। सुने, तभी नर्स अंदर दाखिल हुई। ये इंजेक्शन और ड्रिप है, प्लीज़ डॉक्टर के राउंड पर आने से पहले ये ले आए। हिबा ने पर्ची थामने के बाद मंजूर साहब को देखा। पापा पैसे कहाँ रखे हैं? मंजूर साहब ने दिमागी से देखा। पापा दवाई के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास तो नहीं है। क्या? इसे झटका लगा। तो इतनी ढेर दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं? दुराब लाता था। इसने अपना सर थाम लिया। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आपने इसको पैसे दिए थे? वो टक टक कर बोली। नहीं, डॉक्टर और अस्पताल के बिल के बाद जो पैसे बचे थे वो मैंने हमीदुल्लाह को दिए थे। बाकी तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा देते कि दवाइयों का जो खर्च हो वो तुमसे ले लिया करे। पर मुझसे तो किसी ने पैसे नहीं मांगे। वो तो सर पकड़ कर बैठ गई। भाई निकलते इसने ताबिश को फ़ोन करके आने को कहा। मेडिकल स्टोर पर काफ़ी रश था। वो बाहर खड़े होकर रश के कम होने का इंतज़ार करने लगी। तुम कहाँ हो? ताबिश का मैसेज आया था। वो इसे मेडिकल स्टोर का पता बताकर इसका इंतज़ार करने लगी। तभी वो इसको दूर से आता दिखाई दिया। इसको देखते हुए इसे अंदाज़ा नहीं हुआ कि कोई इसके करीब आकर खड़ा हुआ है। इसने ताबिश को हैरान फिर रुकते देखा था। वो अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि जब इतने करीब से आवाज़ सुनाई दी। मुझे उम्मीद थी बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। वो तेरी से मुड़ी खबीस चेहरे को देखते पहचान गई। अभी भी मेरे बंदों ने मुझे इतला दी कि आखिरकार मोहतरमा बिल से बाहर निकल आई हैं, तो सोचा कि जाकर खुद मिल कर आऊँ। सुना था कि दुनिया में घटिया और जलील लोगों की कमी नहीं। आज तुम्हें देखकर यकीन भी आ गया। वो नफरत अंगेज लहजे में निडर होकर बोली। जवाबन वो कहका लगाकर हंस पड़ा। सूरत के साथ तुम्हारा अंदाज भी तीखा, पसंद आया मुझे। वो इसे नज़रअंदाज करके ताबिश की तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन इसका बाजू इसके हाथ में था। इसे तो जैसे करंट लगा था। बड़े बेसाख्त अंदाज में इसका हाथ घुमा और इसके मुंह पर अपना निशान छोड़ गया। थोड़ा लपड़ बहुत चंगा आया। एक पल के लिए वो और इसके इर्द गिर्द खड़े इसके गनमैन सब हक्का बक्का रह गए। वो शायद इसकी तवक्का नहीं कर रहे थे। ये आज से पहले इस आदमी का थप्पड़ का तजर्बा नहीं हुआ था, लेकिन इसे अगला पल इससे भी ज़्यादा हैरान कुन था। नदीम कुरैशी ने एक और फिर दूसरा थप्पड़ इसके दोनों गालों पर चढ़ दिया। आय हाय हाय, ज़िंदगी जो पहला काम नदीम कुरैशी ने चंगा किया होगा। और वो खड़े खड़े हिल गई थी। इसे लगा इसका जबड़ा टूट गया। इसने तड़प कर ताबिश को आवाज़ दी जो पुत बना देख रहा था। मेडिकल स्टोर से भी लोग बाहर निकले, लेकिन कोई इसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। सब सबको अपनी जान प्यारी होती है। पराए फड्डे में कौन टांग उड़ाता है? उसको घसीट कर ले जा रहा था और पागलों की तरह ताबिश को आवाज़ें दे रही थी, जो बहरा और अंधा भी बन गया था। यही वो वक्त था जिससे इसका बाप डरता था, पर वो समझी नहीं थी। तेरे बगैर जेड़े गंदे जहन होंगे ना, वो ठोकर खा के ठुड्डा खा समझते हैं।
वैसे तेरे जैसी बंदी ना, हिबा जैसी बंदी डिज़र्व हुई ताबिश जैसे को, या इसको जैसे को जो नदीम कुरैशी है, इधर बंदा डिज़र्व करती, दुराब नहीं करती। इसके जोर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो जंगल की तरह से घसीट रहा था। इसकी चप्पल दुपट्टा वहीं मिट्टी में रुल गए थे। दूर खड़े शख्स ने पहले मामला समझने की कोशिश की और लड़की पर नज़र पड़ती जैसे ही इसने पहचाना, इसने तेरी से एक नंबर डायल किया। वो इसे गाड़ी में धकेल चुका था और साथ ही गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। पापा, वो पापा को पुकारी थी। इसकी चीखों के जवाब में एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और इसका होंठ फट गया। दर्द की शिद्दत से वह दूरी होकर रह गई। तभी गाड़ी झटके से रुकी और तेज़ तेज़ आवाज़ें आना शुरू हो गई। गाड़ी के चारों दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। इसके साथ बैठे नदीम कुरैशी को किसी ने घसीट कर बाहर निकाला। वो देख नहीं सकी। वो सोच रही थी पता नहीं अब क्या होने वाला है। डालो इनको गाड़ी में, थाने में निकलती है सारी गुंडागर्दी। इंस्पेक्टर, तुम जानते नहीं मेरी पहुंच कहाँ तक है। नदीम कुरैशी की ऊंची लेकिन डरी हुई आवाज़ सुनाई दी। सुना भाई, सुना भाई। कालिया कह रहा, बच्चों तो अभी हमें जानता नहीं। तेरी पहुंच की ऐसी की तैसी, ऐसी छितरोल करूंगा ना सारी मर्दानगी निकल जाएगी। इंस्पेक्टर भी शायद ज़्यादा ही पहुंच वाला लग रहा था। प्लीज़ नो पिक्चर, ये एक इज्जत घर की बापर्दा लड़की है, आप इस पहुंच वाले की ले लें। किसी ने फोटोग्राफर को रोका। ये आवाज़ तो इसने डरते डरते सर उठाया। वो पुश्त किए खड़ा था लेकिन फिर भी वो इसे पहचान गई। रश छटते ही वो मुड़ा तो इसे एहसास हुआ कि इसे छुपाने के लिए वो खड़ा था। जब वो मुड़ा तो इसने इसके चेहरे की तरफ नहीं देखा। वो दूसरी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। जब वो वापस आया तो इसके हाथ में एक बड़ी सी चादर थी जो इसने इसकी तरफ बढ़ाई। वो यूं ही साख बैठी रही। तो वह गहरा सांस लेकर झुका और इसका बाजू पकड़कर इसे बाहर निकाला और चादर को इसके सर पर डालकर पाँव तक इसे ढांप दिया और इसका हाथ पकड़ कर चलने लगा। कोई और वक्त होता तो इसके यूं हाथ पकड़ने पर शोर मचा देते, लेकिन ये हाथ तो अब रहबर के बन गए थे। वो नहीं जानती इसकी मंजिल अब कहाँ है, लेकिन वो इस वक्त इसकी हमसफ़र बन चुकी थी। वो नंगे पाँव इसके पीछे चलती जा रही थी, मंजिल का तयन किए बगैर। आखिर वो रुका तो वो भी रुकी। जलती ज़मीन ने पैरों को झुलसा दिया, लेकिन ये जलन इस जलन से बेहतर थी जो ज़िंदगी का नासूर बन जाती। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसे अंदर धकेलने के अंदाज में फेंका। इसे ये तो अंदाज़ा हो गया कि वो गाड़ी की पिछली नशिस्त है, लेकिन वो ये नहीं देख सकती थी वो इस बड़ी सी चादर में पूरी तरह ढांप दी गई थी। अब पता नहीं वो इसे कहाँ लेकर जा रहा था। सब ठीक हो गया, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। ये आवाज़ इसकी नहीं थी, यानी गाड़ी में कोई और भी था। नहीं, अल्लाह का शुक्र है बचत होगी। इस खबीस ने पर मुझे काफ़ी दिनों से शक था। रोज़ अंकल को धमकी भरे फ़ोन करता था पर मुझसे ट्रैप नहीं हो रहा था। आज अगर तुम मुझे फ़ोन ना करते और अपने दोस्त को ना लेकर आते तो वो रुक गया था। छोड़ यार, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मेरा तो यार कुछ नहीं, जो किया अंकल के लिए किया। मैं अंकल को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। वो यकीनन इसे जताया गया था कि इसके लिए कुछ नहीं। आज वैसे अगर थप्पड़ भी मार लेता तो भी इसे बुरा ना लगता। ये तो मामूली बात थी कि वो इसके लिए कुछ नहीं। गाड़ी रुक गई थी और इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। तुम अब बाहर निकलोगी? वो बड़े झंझलाए हुए अंदाज में कह रहा था। वो भी क्या करती, इसको तो लग रहा था कि इसके वजूद में जान ही नहीं। उफ़! इसने गहरा सांस लेकर इसका बाजू पकड़कर इसे निकाला और अब की बार चादर खिसकाकर इसके सर और जिस्म को अच्छी तरह ढांपा। और इसका इरादा वापस जाने का था, लेकिन नज़र इसके चेहरे पर पड़ी तो ठहर गई। वो नज़रें झुकाए नीम मुर्दा कैफियत में थी। इसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर बड़ी आहिस्ती से इसके होंठ से निकलता खून साफ किया और अब की बारी से दर्द हुआ था। इसने आंसू पे भी नज़रें उठाकर इसे देखा। इसके देखने पर इसने नज़रों का सावे बदल लिया। जाओ, अंकल तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। अंकल परेशान हो रहे होंगे, आप भी चलें। वो किसी नन्हे बच्चे की तरह बोली। तुम चलो, मैं आता हूँ। वो इसकी तरफ देखे कर धीरे धीरे चलती अंदर की तरफ बढ़ने लगी। अभी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो इसका खून देखकर मरने वाले हो रहे थे। फिरोज़ ने इसे तंज करना ज़रूरी समझा। बकवास बंद करो यार, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। वो वाकई परेशान लग रहा था। परेशानी का हल है तुम्हारे पास, अपने नाम कर लो। वो कोई चीज़ है जिसे अपने नाम कर लो? वो मुझे अच्छा नहीं समझती। तो इसे बता दो कि तुम कितने अच्छे हो। फिरोज़ का भी मजाक सूझ रहा था। अच्छा प्लीज़ ज़्यादा बातें ना करो। इस नदीम कुरैशी का पक्का बंदोबस्त करो। आइंदा ये हिबा के आसपास भी नजर ना आए, वरना तुम पिट जाओगे मेरे हाथों। अल्लाह। और किसी तरह जोर नहीं चला था। फिरोज़ साहब ने ना उधर चला देता। फिरोज़ थे। कमाल है यार, हिबा तुम्हारी और मेरी कूट। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की अथॉरिटी मैंने नहीं ले रखी। कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश नहीं, पक्का काम। पक्का क्या, मरवा दूँ? हाँ मरवा दो। फिरोज़ ने पूरी आंखें खोल कर इसे देखा। बिल्कुल ही अंधा हो गया तू यार। मोहब्बत में सही कहते हैं ये औरत होती फसाद की जड़ है। वो अफसोस से सर हिलाते हुए बोला। अगर बक चुके हो तो जाओ। वो कहकर अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि फिरोज़ मुस्कुराते हुए बशीर का नंबर डायल करने लगा। जब तक वो अंदर दाखिल हुआ वो कॉरिडोर तक पहुंची थी। शायद इसे कहीं और भी चोट लगी थी। वो इसके करीब पहुंचकर इसके हमकदम हुआ और फिर रुक कर इसे अंदर जाने का इशारा किया। कहाँ रह गई थी हिबा? इसके कदमों की आहट सुनते मंजूर साहब बेताबी से बोले। इस पर नज़र पड़ती जैसे इनका रंग स्याह से नीला पड़ने लगा। ये क्या हुआ हिबा? हिबा? इनका लहजा कांप रहा था। दुराब ने इसे इशारा किया जिसे वो समझ नहीं सकी और एक बच्ची की तरह सिसकती हुई इनके सीने से लगकर ऊंची आवाज़ में रोने लगी। कुछ तो बोलो हिबा, मेरे दिल में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा है। पापा, वो नदीम कुरैशी वो ज़बरदस्ती मुझे लेकर जा रहा था। आह!
मैं डरता था, इसी वक्त से डरता था, यही खौफ था। लुट गया, बर्बाद हो गए हम, बर्बाद कर दी इसने मेरी बच्ची की इज्जत। वो एकदम रोने कुटलाने लगे और साथ ही इनकी सांसें भी उखड़ने लगी। हिबा अपना सदमा भूल कर पाप को संभालने लगी। पापा पापा, दुराब डॉक्टर को बुलाने के लिए। पापा पापा मैं ठीक हूँ, पापा मैं आपके सामने हूँ। तो वो वल्ला मचा रहा, वो रो रो कर कह रही थी, पर वो इस वक्त कुछ नहीं सुन रहे थे। डर के मारे हिबा के आंसू ठिठुर कर रह गए। पापा पापा, वो ज़ोर ज़ोर से इनको आवाज़ देने लगी। दुराब डॉक्टर के साथ भागता हुआ अंदर आया। डॉक्टर पापा बोल नहीं रहे। इसकी हालत इस वक्त बिल्कुल पागलों जैसी लग रही थी। आप प्लीज़ बाहर चलें। नहीं, मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ आप इन्हें बाहर ले जाएं। नर्स ने अब दुराब से कहा। वो इसे ज़बरदस्ती बाहर ले आया। वो अपना हाथ छुड़ाकर दीवार से जार लगी, जबकि दुराब दूसरी दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो खुद परेशान हो गया था। 3 घंटे गुजर गए थे, मंजूर साहब की हालत संभल नहीं रही थी। ताबिश, खाला, नौरीन भी आ गए। हमीदुल्लाह को इसने इतला कर दी, वो भी पहुंच गए। वो अब तनहा नहीं थी, इसके सब अपने वहाँ मौजूद थे, तो वो वहाँ से चला के आया था। ताबिश 2-3 मरतबा इसके पास आया। इसने इससे ये नहीं पूछा तुम ठीक हो, ये ज़ख्म कैसे है। इसके दिल और ज़ुबान पर शक था। कहाँ गई थी, कहाँ लेकर गया था, वापस कैसे आई। इसके पास ये सवाल थे और जवाब में इसके पास एक ही चुप थी। वो सिर्फ अपने बाप की ज़िंदगी के लिए दुआ गो थी। 10 घंटे गुजरने के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि इसके पापा होश में आ गए, लेकिन इनको रूम में शिफ्ट नहीं किया जा रहा। वो इनसे मिलने आई थी। पापा, वो भराई हुई आवाज़ में बोली तो उन्होंने बमुश्किल आंखें खुलकर इसे देखा। पापा, दुराब। इसकी दूसरी पुकार पर उन्होंने इसका नाम लिया। पापा प्लीज़ मुझसे तो बात करें। वो इनसे इल्तिजा कर रही थी। दुराब। वो दोबारा भी यही बोले। पापा के मोबाइल से इसने दुराब का नंबर डायल किया और दूसरी बेल पर इसकी हैरान कुन आवाज़ सुनाई दी। मैं हूँ। वो बहुत धीमी और शर्मिंदा आवाज़ में बोली। जवाबन दूसरी तरफ खामोशी छा गई। पापा बार बार आपको याद करें, अगर आप आ जाएं तो आपका बहुत एहसान होगा। इसने कुछ भी कहे बगैर फ़ोन बंद कर दिया। वो होंठ काटने लगी। अगर वो ना आया तो पापा को क्या जवाब देगी। हिबा, मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अब की बार ताबिश गुस्से से इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसके अंदाज पर खामोश खड़े हमीदुल्लाह, खाला और नौरीन ने भी चौंक कर इसे देखा। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है, वो बहुत धीमे लहजे में बोली। जवाब तो तुम्हें देना होगा। एक आदमी तुम्हारी नज़रों के सामने मुझे ले गया और तुम बेगैरतों की तरह तमाशा देखते रहे। ज़बान संभाल कर बात करो। एक लड़की जो चंद घंटों में घर से बाहर रहे, इसकी इज्जत मशकूक हो जाती है, और बजाय इसके कि तुम सफाई तो तुम हमें अकड़ दिखा रही हो। एहसान मानो कि हम अभी भी यहाँ खड़े हैं। ये इसकी खाला थी जो मंगनी करते वक्त वारी सदके जा रही थी। ज़ुबान और आंखों से शोले उगलता है। इसका कज़न था जो बचपन से पसंदीदगी का दावा करता था, और इसकी कज़न जो इसको आइडियल मानती थी, वो इसे नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। मैं कितनी दागदार हूँ या कितनी पाकदामन, ये मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। और तुम हज़रत मरीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो नहीं हो ना, जिनकी पाकदामनी का सबूत देने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे या कोई फरिश्ता उतरेगा। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसका किरदार मशकूक हो। हिबा ने एक जलती नज़र ताबिश पर डाली और हाथ में पहनी अंगूठी निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाई। मैं भी तुम्हें इस काबिल नहीं समझती जो अपनी इज्जत की हिफाजत न कर सके। तुम्हारे सामने वो शख्स मुझे घसीट कर ले जाता रहा और तुम अंधे बहरे बने देखते रहे। खैर, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं, मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती, आप लोग जा सकते हैं। अरे देखो ज़रा इस लड़की की अकड़। खाला ने तो बाकायदा अपने गाल पीटे। चलो भाई, तुम्हें क्या लड़कियों की कमी है, यही रहेगी हमारे लिए। और एक बात, जो पैसे तुमने मेरे पापा से लिए वो मुझे चाहिए, वो भी पूरे। वो तीनों हक्का बक्का होकर रह गए, लेकिन वो कमरे के अंदर दाखिल हो गए। इसके पीछे हमीदुल्लाह भी। पापा कुछ चाहिए, वो इनके करीब झुककर पूछने लगी। दुराब आया, इनका वही सवाल था। मैंने फ़ोन किया पापा। वो भी इतना ही बोली थी कि कमरे में सलाम करते दाखिल हुआ और सीधा मंजूर साहब के करीब बैठ गया। उठकर साइड पर जाकर खड़ी होगी। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। मंजूर साहब इसको देखकर मुस्कुराए। आज तुमने फिर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हिबा ने बताया मुझे। मैंने आपसे वादा किया था अंकल, मैं आपकी बेटी की पूरी हिफाजत करूँगा, फिर आपने अपनी तबीयत को ख़राब कर ली। मैं इनका हाथ दोनों हाथों में लेकर मुझसे बोला। मुझे तुम पर यकीन था। वो मुस्कुराए। एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे। अंकल मुझे कहने दो बेटा, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। वो बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता बोले थे। मेरी बेटी से शादी कर लो। हिबा को हैरत नहीं हुई, बल्कि आंसू थे कि गिरते जा रहे थे, और इसने इन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो भी इसकी तरह बेवकूफ़ हो चुके थे। अंकल आप ठीक हो जाएंगे। ये जवाब नहीं बेटा, इन्होंने दुराब का चेहरा थाम कर कहा। अंकल मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं। एक थप्पड़ था जो हिबा के मुंह पर लगा। बहुत चंगे जो दुराब तो सीधा सीधा हाँ कर देना ना, तो एक थप्पड़ तेन मेरे वालों भी लगना सी, वो भी तेरे मुँह ते। तुम किस काबिल हो ये मैं जानता हूँ। मेरी बेटी नादान है पर दिल की बहुत अच्छी है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, लेकिन मेरी सांसें मेरा वजूद नहीं छोड़ रही। मैं हिबा को मजबूत हाथों में सौंपना चाहता हूँ। कहाँ जाएगी, कौन अपनाए, सारे नोच कर खा जाएंगे मेरी बेटी को। अपना लो, बस अपना नाम दे दो, थोड़ा सहारा दे दो, और कुछ नहीं मांगता। वो गिड़गिड़ा रहे थे। इतनी बेबसी। हिबा ने अपने दोनों हाथ होंठों पर रखकर अपनी सिसकियों को रोका। कोई और वक्त होता तो वो सारे ज़माने से लौट जाती। मंजूर साहब की सांस उखड़ने लगी। एक अफरा तफरी फिर फैल गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो वो गनूदगी में चले गए। हिबा कुछ खा लो बेटा। हमीदुल्ला इसके लिए बिस्किट और चाय लिए खड़े थे। हमीदुल्ला तू की तो करना पर जाकर तू भी जाकर पड़ी थी दा व्याह करा, घर इत्थे खलोता है तू।
मुझे भूख नहीं अंकल, मैं आती हूँ। वो एकदम तेज़ी से बाहर की तरफ भागी। इस तक पहुँचते पहुँचते इसकी सांस फूल गया। अपने पीछे भागते कदमों की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा। इसको देखकर वो हैरत से रुक गया। इसने जो कहना था वो इसका चेहरा देखकर नहीं कह सकती थी। इसने नज़रें इसके कदमों पर काट दी। मैंने इस दिन आपसे जो कहा मैं इसकी माफ़ी मांगती हूँ। हालांकि मैं माफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें। इसने कहने के साथ हाथ भी छोड़ दिए। ये क्या कर रही हो? वो एकदम बोला। आप मत जाएं, पापा उठकर आपका पूछेंगे। मुझ पर एक और एहसान कर दें, मुझसे शादी कर ले। ये इसने जिस तरह बोला वो 100 दफ़ा मरी थी, और इसकी खामोशी पर इसने बमुश्किल नज़रें उठाकर इसे देखा। वो बहुत संजीदगी से देख रहा था। हिबा को बचपन का पड़ा हुआ मुहावरा याद है, गरूर का सर नीचा होता है, बड़े बोल ना बोलो। मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बीवी का हक भी नहीं। आप दूसरी शादी का पूरा हक रखते हैं, लेकिन मेरे पापा को सुकून दे दे। इसने अपने बंधे हाथों पर अपना सर टिका दिया। तुम्हें याद है मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ? वो कुछ नहीं बोली। मेरे पास है कोई डिग्री, कोई बैंक बैलेंस नहीं। आप मुझसे शादी कर लें। इसने जैसे कुछ सुना ही नहीं था। ठीक है, अपनी तरफ से किसी को बुलाना तो बुला लो, मैं अपने चंद दोस्तों और निकाह ख्वाह को लेकर आता हूँ। निकाह अब भी अंकल के सामने हो गए। इसने मिनटों में फैसला किया और मुड़ गया, और वो भी मुड़ गई। मंजिल एक होने को थी, पर रास्ते अलग थे। पापा दुराब काजी को लेने गए। इसने बाप के कान में आहिस्ती से कहा। वो तो जैसे इसी जुमले के मुंतजिर थे। इन्होंने आंखें खोलकर इसे देखा, जैसे तस्दीक चाहते हों। मुश्किल मुस्कुराए। जब इसने हमीदुल्लाह को बताया तो वो काफ़ी हैरान हुए, लेकिन फिर फ़ोन पर पता नहीं किस किस को इतला दी। नादिया भी इसका कामदार जोड़ा लेकर पहुंच गई थी। जो सामान इनके घर था, और ये जोड़ा शादी के लिए था, लेकिन तब नाम किसी और का था। इसके नाना करने के बावजूद नादिया ने ज़बरदस्ती से सूट तब्दील करवाया, और वो हैरान रह गई। पापा उठकर बैठ गए थे। मैरून दुपट्टे में धुले हुए चेहरे के साथ भी वो दमक रही थी। शक्ल ही तो चंगी है हिबा को। मंजूर साहब कितनी देर तक इसे देखते रहे। पता नहीं कितने अरमान थे इनके। दुराब जिन कपड़ों में गया था, इन्हीं में वापस आ गए। इसके साथ सूटेड पुटेड 4 लोग थे, जिनकी हैरत इनके चेहरों से जाहिर हो रही थी। ये वाहिद बारात थी जिसमें बारातियों की जगह अस्पताल के स्टाफ ने शिरकत की। निकाह होते मंजूर साहब ने दोनों को गले लगाया। दुराब तो मिलकर पीछे हट गया, लेकिन वो इतना रोई कि वहाँ मौजूद सब लोग रंजीदा हो गए। नादिया ने बड़ी मुश्किल से इसे पीछे किया। एक दिन रो रो के ना घर पर आया, रो रो के वो मंजूर साहब को और टेंशन देती हुई है। दुराब मेरे बच्चे, तुम फरिश्ता बनकर हमारी ज़िंदगी में आए हो। तुम्हारा एहसान मैं मरकर भी याद रखूँगा। तुम्हारी ये नेकी तुम्हारे काम आएगी। मेरी बच्ची का ख्याल रखना। ये नादान है, जज्बाती है, पर बहुत मोहब्बत करने वाली और नेक है। तुम्हारे हवाले की मैंने अपनी ज़िंदगी। इन्होंने पास बैठी हिबा का हाथ पकड़कर दुराब के हाथ में पकड़ा दिया। दुराब ने इसकी तरफ देखा, जो सर झुकाए रोने में मसरूफ़ थी। हिबा हमेशा दुराब का ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारा बाप दुराब का एहसानमंद है, और तुमको भी रहना है। प्लीज़ अंकल। दुराब ने इन्हें मज़ीद कुछ बोलने से रोका। अब तुम जाओ। हिबा ने हैरत से इनको देखा। हमीदुल्लाह आज मेरे पास रुकेगा। अब मैं बहुत बेहतर हूँ, बल्कि आज मुझे सुकून मिला। लगता है सारा दर्द ख़त्म हो गया। नहीं पापा, मैं आपके पास रुकूंगी। वो घबरा कर बोली। अंकल अगर ये आपके पास रहना चाहती है तो इन्हें रहने दें। वो तो पहले से यहाँ छोड़ने पर तैयार था। नहीं बेटा, अब इसका घर है, ये घर वाली है। ये बोलते हुए इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। जाओ हिबा। इन्होंने प्यार से इसे देखा तो वो मज़ीद इनकार नहीं कर सकी। यहाँ वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो अस्पताल के गेट के पास इसे रोक कर किसी को फ़ोन कर रहा था। वो सर झुकाकर बेंच पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो इसके पास आया। चलो, इसने कहा। वो चल पड़ी। गेट के बाहर गाड़ी खड़ी थी। इसने पहले इसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला, और इसके बैठने के बाद खुद पैसेंजर सीट पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं फ़िरोज़, दुराब का बेस्ट फ्रेंड। इस लिहाज से आपका देवर भी हुआ, मैं निकाह में भी शामिल था, आपने देखा ही होगा। सुबह भी मैं ही आपको लेकर आया था। दरअसल इस गधे ने इतनी इमरजेंसी में फ़ोन किया, मैं अपनी फैमिली को भी साथ नहीं ला सका। चलें, कोई बात नहीं, वलीमे की तकरीब में सबसे मुलाकात हो जाएगी। वैसे भी अब आना जाना तो लगा रहेगा। कितना बोलते हो तुम? दुराब ने घूर कर इसे टोका। कहाँ छोड़ो तुम्हें? छोड़ दो कहीं भी, मेरा कौन सा घर है? दुराब के कहने पर अब की बार फ़िरोज़ ने इसे घूरी से नवाजा। बक भी चुको। फ़िरोज़ ने मोड़ काटते हुए पूछा। सीधे चलते रहो। वो भी जगह बताने के बजाय रास्ता बताने लगा, जबकि हिबा कायब दिमागी से बाहर आती जाती गाड़ियों को देखती रही। गाड़ी रुकी तो इसने चौंक कर बाहर देखा। वो कोई दरमियाने से इलाके के फ्लैट्स थे। वो बाहर निकल कर खड़ी होगी, क्योंकि वो दोनों कुछ फासले पर खड़े पता नहीं क्या राजो न्याज कर रहे थे। इन दोनों को अपनी तरफ आता देखकर वो इन पर से नज़र हटाकर सामने देखने लगे। अच्छा भाभी, इजाज़त, आप आराम करें, मैं फिर आऊँगा, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं लेता आऊँगा। वो जाते हुए दुराब के गले लगकर बोला। इसके जाते वो फ्लैट्स की तरफ बढ़ने लगा। लिफ्ट का बटन दबाकर इसने मुड़कर देखा तो वो सटपटाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट तीसरे फ्लोर की तरफ जा रही थी। वो एक कोने में सर झुका खड़ी थी। अजनबियत की दीवार पूरी तरह इनके दरमियान हायल थी। लगता ही नहीं था कि चंद घंटे पहले वो इतने मजबूत बंधन में बंधे हैं। लिफ्ट खुलते ही वो ऐसे चल पड़ा जैसे इसके साथ हो कोई और हो ही नहीं। वो इसी तरह सर झुका इसके पीछे एक फ्लैट के सामने रुकी, जिसका लॉक वो खोल रहा था। वो बहुत कम किसी बात से डरती थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत डरी हुई थी। जो कुछ वो इससे कह चुकी थी, इसके बाद डरना तो बनता था। अगरचे वो माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसके रहमो करम पर थी। बैठो। इसको यूं ही खड़ा देखकर दुराब को इससे कहना पड़ा था। इससे कहकर वो साइड पर बने दरवाजे में गायब हो गए। इसके जाते इसकी नज़रें घर का जायज़ा लेने लगी। वो फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट था। हर चीज़ की कीमत का अंदाज़ा इसकी खूबसूरती देखकर हो रहा था। अमेरिकन स्टाइल में बना किचन,
इसके आगे छोटा सा डाइनिंग एरिया, आगे टीवी लाउंज, सामने दीवार पर इतना बड़ा एलईडी और दाएं जानिब 2 दरवाजे थे। एक में वो किया था, पता नहीं वो बेडरूम था या क्या। घर का जायजा लेने के बाद पहला सवाल ये उभरा कि क्या ये शानदार फ्लैट इसका अपने ख्यालों में इसने गौर ही नहीं किया। वो कब से ना सिर्फ कमरे में आ चुका था बल्कि इसके चेहरे के तार चढ़ाव का जायजा भी ले रहा था। जूस, हिबा ने चौंक कर देखा, वो जूस लिए खड़ा था। वो शर्मिंदा होकर सर झुका गई। हाले भी देख लो, मटीरियलिस्टिक औरत दी ना, हाले भी यही है कि घर दा अपना कि किसी होर दा। जानता हूँ, लेकिन ये भूख के लिए नहीं, प्यास के लिए। वो ग्लास सामने टेबल पर रखकर खुद इसके सामने वाले काउच पर बैठ गया। मैं अकेला ही रहा हूँ, इसलिए कोई एक ठिकाना नहीं। ये फ्लैट फिरोज ने अरेंज किया। हिबा ने गहरा सांस लिया। अब वो इसे भूल जाना चाहिए था कि ज़िंदगी फूलों की सेज बनेगी इसके लिए। जाके नदीम करैशी ने कराया लंदी, जिंदगी फुल्लां दी सेज भी बननी सी ते जुतियां दी सेज भी बननी सी। मैं जल्द ही किसी मुनासिब जगह पर जो मेरे लिए अफोर्डेबल हो इंतज़ाम कर लूँगा। और हाँ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात भी करनी है। हिबा की धड़कन एकदम तेज़ हुई। क्या कहने वाला था वो? पिछली बात का ताना देने वाला था या नए रिश्ते के हवाले से कोई डिमांड करने वाला था? लेकिन वो ज़हनी तौर पर इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। इसने नज़र उठाकर इसे देखा, लेकिन इसे नज़र नहीं मिला सकी। मैं जानता हूँ ये निकाह तुमने मजबूरी में अपने पापा की ख्वाहिश की वजह से किया, वरना मुझ जैसा टैक्सी ड्राइवर गरीब आदमी तुम्हारा स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकता था। हिबा के होंठ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे लिए भी ये रिश्ता एक मजबूरी है। मैं भी अंकल की वजह से मजबूर हो गया था। इसने गहरा सांस लिया। कहने का मकसद ये है कि हम दोनों ही अपने फैसलों में आज़ाद हैं। ना हमारे रास्ते एक है और ना मंजिल। तुम जब चाहो जब ये रिश्ता ख़त्म कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब मैं अपनी ज़िंदगी में अपने हमसफ़र के साथ शुरू करना चाहूँगा तो यकीनन तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये दिल का रिश्ता तो है नहीं कि दूर जाने पर तकलीफ़ हो। लेकिन अलग होने की सूरत में भी तुम्हें ये जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हिफाजत और ख्याल रखने का ज़िम्मा ले चुका हूँ। बात के इख्तिताम पर इसने अपनी बातों का रिएक्शन देखना चाहा, लेकिन झुके सर की वजह से देख नहीं सका। तो दोनों घुटनों पर दबाव डालता हुआ खड़ा हो गया। तुम थक गई होगी, ये सामने बेडरूम है, तुम जाकर आराम कर लो। तुम्हारा बैग भी अंदर है, हमीद अंकल ने रख दिया है। कहकर वो खुद सोफ़ा कम बेड पर लेट गया और टीवी ऑन कर लिया, जिसका मतलब था दफ़ा हो जाओ। वो इन्हीं ऊंची नीची नज़रों से चलती इस कमरे में आके जिसकी तरफ इसने इशारा किया था। कमरे में दाखिल होते इसकी नज़रों ने बेसाख्ता दरो दीवार को सराहा। लेकिन ये सब सिर्फ चंद सेकंड के लिए था। अगले पल वह हिचकियों के साथ रो रही थी। अपनी शादी के हवाले से इसने कितने ख्वाब देखे थे, लेकिन इनकी ताबीर इतनी भयानक होगी है तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। इसने सोचा भी नहीं था कि कोई इसे अपनाने के बाद कहेगा कि वो सिर्फ एक मजबूरी है। पुत्र तेरे करतूती दांदे, तेरी जुबान ने तेन जुतियाँ पवाइयाँ। गले पड़ा ढोल जिसे वो बचाने के लिए मजबूर है। इसकी खूबसूरती, तलीम, स्टैंडर्ड कुछ भी तो इसके लिए अहमियत नहीं रखता था। जो कभी इसके लिए अहमियत नहीं रखता था आज वही सब कुछ बन बैठा था। ये इसके गुरूर की सजा थी, अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश। पहले वाला समझ ला। ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया पापा। वो बेड पर औंधी लेटी बाप से शिकवा करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो यूं उछली जैसे बेड पर स्प्रिंग निकल आए। इसने थूक निकल कर दरवाजे को देखा। दूसरी तरफ दरवाजे की शिद्दत में दस्तक में शिद्दत ही वो तेरी से मुसाफ करके उठी। दरवाजे के बाहर वो खड़ा था। इसके चेहरे इसने बगौर देखा और कुछ कहे बगैर वार्डरोब की तरफ बढ़ के अंदर से इसने एक बैग निकाला और जाने से पहले इसके करीब रुका। रोने से मसले हल नहीं होते और ना रोने से मैं बदल जाऊंगा। कहकर इसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। यकीनन वो मुसलसल ना चाहते हुए भी इसे एहसास दिला रही थी कि वो इसके लिए अनचाहा है। बाथरूम में जाकर इसने अच्छी तरह मुँह धोया, कपड़े बदले और लेट गई। वो इतनी थकी हुई थी कि कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह इसकी आंख ज़ोरदार दस्तक से खुली। दस्तक के साथ हैंडल भी घुमाया जा रहा था। वो तेरी से दुपट्टा खुद पर लेटी दरवाजे की तरफ बड़ी। बाहर दुराब कुछ परेशानी और कुछ गुस्से की हालत में खड़ा था। इतनी देर लगा दी, मैं समझा कहीं खुदकुशी करके अल्लाह को प्यारी तो नहीं होगी। इसे देखकर बोलता वो दोबारा मुड़ गया और हिबा ने खा जाने वाली नजरों से इसकी पुष्ट को घूरा। वो चुप थी, खिलाफ आता तो ये शख्स तंज करता ही जा रहा था। अब मुझे घूरना बंद करो और तैयार हो जाओ, हमें अंकल से मिलने जाना है। हिबा ने गड़बड़ाकर नजरों का जाविया बदला। इसे कैसे पता चला कि वो इसे देख रही थी? मुंह धोकर उल्टा सीधा ब्रश करके वो बाहर आ गई। वो डाइनिंग टेबल पर कुछ रख रहा था। ऐसे जाओगी? दुराब ने नाकदराना अंदाज में इसके हुलिये का जायजा लिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा कपड़े चेंज करने को। बाज़ दफ़ा इंसान को बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी पड़ जाती हैं जिस पर इसका दिल नहीं मान नहीं रहा होता। जैसे मैंने किस दिल से तुमसे निकाह किया ये मैं ही जानता हूँ। कहने के साथ इसने टोस्ट पर जैम लगाना शुरू किया तो हिबा का दिमाग बिल्कुल उलट गया। कल से 10 दफ़ा आप मुझ पर एहसान जता चुके हैं। अगर इतनी तकलीफ थी तो नहीं करनी थी मुझसे शादी। नाश्ता कर लो। इसके कहने पर ऐसा जवाब इसे रोना ही आ गया। नहीं करना मुझे, मर्ज़ी है तुम्हारी, वो कहकर मज़े से खाने में मसरूफ़ होकर जबकि इसकी आंतें कुल्लू अल्लाह पड़ रही थी। वो दिल में से कोसती कितनी बार चोट नज़रों से चाय के कप और आमलेट को देख चुकी थी, जिसकी मज़ेदार खुशबू इसकी भूख को मज़ीद बढ़ा रही थी। खुद पर जबर करना अच्छी बात नहीं, खा लो, मैं कुछ नहीं कहता। वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोला। बड़ा कमीना है बिचो ना, दुराब भी चंगे चौन चौन के बदले ले रहे। लेकिन भाई तुम्हारा हक बनता, लो तुम। आप मुझे कुछ कह भी नहीं सकते और मैं आपसे डरती हूँ? और ना मैं आपसे डरती हूँ।
दुराब ने चाय का कप टेबल पर रखकर इसे देखा। ये तो वक्त बताएगा, वो कहकर किचन की तरफ बढ़ गया, जबकि हिबा के हवास मुख्तल होने लगे। इस बात से आप क्या मतलब है? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? वो अपने साबका लहजे में बात करना चाह रही थी, लेकिन चाहकर भी आवाज़ में वो रोब नहीं आ सका। अपने नन्हे से ज़ेन भी ज़्यादा जोर ना दो, नाश्ता करो, अंकल हमारा वेट कर रहे हैं, कहकर वो इस बेडरूम में चला गया जहाँ रात को इसका बसेरा था। इसके जाते ही इसने जल्दी जल्दी जितना हो सकता था अपने हलक से नीचे उतारा। जब तक वो वापस आया वो 3 टोस्ट, 1 आमलेट और चाय का 1 कप ख़त्म कर चुकी थी। चले, इसको देखते हुए खड़ी होगी। अपना हुलियत दुरुस्त करके आओ, अंकल तुम्हें यूँ देखेंगे तो इन्हें अफसोस होगा, और इन्हें अफसोस में देख तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे अफसोस ज़रूर होगा। वो एक नाराज़ नज़र इसके साफ सुथरे हुलिये पर डालकर बेडरूम में आ गई। ये आदमी जब तक बोलता ही नहीं था तब तक कितना ठीक था, अब जब भी मुंह खोलता आग उगलता, डायनासोर कहेंगा। वो बैग खोलकर कोई मुनासिब जोड़ा तलाश करने लगी, और जोड़े देखते हुए जैसे फिर से आंसुओं का रेला आंखों में उतर आया। किसके नाम पर बने थे और किसके नाम पर पहने जा रहे थे? 20 मिनट हो गए, जल्दी करो, मुझे और भी काम है। वो बाहर से चीखा तो इसके हाथों में तेजी आ गई। इसने ब्लू कलर का सूट जिसके गले पर हल्के सिल्वर कलर का काम था निकाला। आईने में बाल बनाते हुए इसने बगौर अपना चेहरा देखा। वो हिबा तो कहीं नहीं थी जिसकी चमक माननी पड़ती थी। वो ये तो कोई उदास बेरंग मायूस हिबा थी। इसने चेहरे से नज़र हटाकर जल्दी से बालों में ब्रश किया, हाथों में चूड़ियाँ पहनी और लिपस्टिक भी लगा ली। पापा खुश होंगे, इसने नम आंखों को काजल से सजाते हुए खुद को समझाया। जब वो बाहर आई तो मुड़कर कुछ बोलने वाला था, शायद डांटने वाला था, पर इस पर नज़र पड़ते खामोश हो गया। मुंडा तो पहले ही तेरे ते फ्लैट होर किन्ना उन्हें लट्टू करना अपने थे। अच्छी लग रही है, वो कुछ लम्हों के बाद बोला। पापा के लिए किया? हिबा ने जताना जरूरी समझा। तो मैंने कब कब मेरे लिए किया? इसकी गहरी नज़र भी एक लम्हे की थी। सारा रास्ता इनके दरमियान खामोश रही। जब वो कार पार करके आया तो वो इसी के इंतज़ार में खड़ी थी। यकीनन ये दिखावा भी पापा के लिए होगा। वो तंज करने से बाज नहीं है, पर वो अब की बार कुछ नहीं बोली। वो दोनों एक साथ कमरे में दाखिल हुए। हिबा बेड से टेक लगाए मंजूर साहब की आंखों के साथ जैसे चेहरा भी रोशन हो गया। कैसी है मेरी बेटी? वो बगौर इसका चेहरा देखते हुए पूछने लगे। अच्छी हूँ पापा, वो झुकी नज़रों और मुस्कुराते होंठों के साथ बोली। आप ठीक है? अब की बार इसने गौर से इनका चेहरा देखा। मैं तो बहुत बेहतर हूँ, अब तो लगता है बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वो इन्हें वाकई पहले से बहुत बेहतर लगे थे। और दुराब तुम वहाँ क्यों खड़े हो? इन्होंने पीछे खड़े दुराब को देखकर कहा तो इनके बैठ के करीब आ गया। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ, काम है, शाम में चक्कर लगाता हूँ। कुछ देर बाद इसने इजाज़त चाहिए। हाँ हाँ बेटा जाओ, तुम्हारा काम का हर्ज हो रहा होगा, मेरी वजह से पहले तुम्हें बहुत मुश्किल होती है। अंकल बेटा कहकर भी ऐसी बातें करते हैं। वो मुस्कुराया तो इन्होंने इशारे से झुकने को कहा। इसके झुकने पर इन्होंने बड़ी मोहब्बत से इसकी पेशानी को चूमा था। सदा खुश रहो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। वो मुस्कुराकर सीधा और एक नज़र इसे देखा। वो इसे देख रही थी। अगर ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। वो सर हिलाकर आएगी। मंजूर साहब कब से इसे देख रहे थे, जो वहाँ होते भी वहाँ नहीं थी। हिबा जी पापा, वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। शाम होने वाली, दुराब को फ़ोन करना था, तुम्हें ले जाए। शाम हो गई? वो बेख्याली में घड़ी को देखने लगी। इधर आओ हिबा मेरे पास। फूट कर इनके करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई। क्या बात है, जब से आई हो देख रहा हूँ चुप चुप हो। नहीं तो पापा, बस आपकी तबीयत की वजह से परेशान हूँ। पहले आपके पास थी तो तसल्ली थी, अब वहाँ भी मुझे आपका ख्याल रहता है। अब तुम्हें पहले से बेहतर हूँ, बात को टालो नहीं। मुझे ठीक बताओ, तुम खुश नहीं हो क्या? दुराब ने कुछ कहा? इसने सरनफी में हिलाया। मैं जानता हूँ दुराब कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं कर सकता। पापा आप एक अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? इतना कि अपनी बेटी से दे दी, ये जानते हुए भी कि लाइफ पार्टनर के लिए मेरी सोच क्या थी। आपने बहुत ज़्यादती की मेरे साथ। अब की बार वो अपने आंसू नहीं रोक सकी। हिबा इसके आंसू देखकर वो अफसुर्दा हुए। किस्मत के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, तुम खुद देखो हालात क्या हुए और कैसे रिश्ता जुड़ा। अगर इस मुश्किल वक्त में दुराब हमारी मदद न करता तो सोचो हालात कितने भयानक होते। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है पापा। ठीक है इसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप मुझे इसके नकाम ही दे देते। तुम परेशान हो हिबा, मैं वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। कैसे पापा? इसके पास कुछ नहीं। देखिए कुत्ते दी तुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। एनू जुत्तियां दी कमी है, एनू ताबिश से सुट दे। ये ताबिश ने, बल्कि इसको तो ताबिश ने भी नहीं कबूला। नदीम कुरैशी के पास बहुत पैसा था, इसको उसके पास फेंक दे। खुशी दौलत की मोहताज नहीं होती, बस मोहब्बत और सुकून होना चाहिए। सब बन जाता है और मिल जाता है। इसको इनसे इत्तेफाक नहीं था, ऊपर बहस का फ़ायदा नहीं था। इसके लिए गहरा सांस लेकर आंखें खोली तो पहले तो इसे सामने खड़ा वजूद अलवज़न लगा, लेकिन इसकी खुद पर जमी सर्द नज़रें इसके होने का एहसास दिला गई थी। वह नज़रें चुराती हुई सीधी हुई। मंजूर साहब ने भी तभी से देखा। दुराब आओ बेटा, कब आए? मैंने देखा ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले। अंकल कैसी तबीयत है आपकी? वो मंजूर साहब से हस्बे मामूल मिला, लेकिन नहीं रहा था कि इसने कुछ सुना, लेकिन वो दोनों बाप बेटी अपनी अपनी जगह खुद को चोर महसूस कर रहे थे। चोर दी ताड़ी तिनका। अच्छा अंकल आप आराम करें, मैं चलता हूँ। इसके यूँ कहने पर मंजूर साहब ने घबरा कर हिबा को देखा। हिबा जाओ तुम भी। इन्हें लगा वो हिबा को छोड़कर जाएगा। अंकल आप अकेले? नहीं बेटा, सारा स्टाफ है, फिर थोड़ी देर में हमीदुल्ला भी आ जाएगा। तुम हिबा को ले जाओ, और रोज़ रोज़ भी आने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हें टाइम मिले तब हिबा को ले आना। अब मैं बेहतर हूँ। हिबा ने अपने बाप का चेहरा देखा। इसका बाप डर गया था। कितने मजबूर हो जाते हैं बाप बेटियों की किस्मतों के आगे। गाड़ी में बैठते ही से अंदाज़ा हो गया कि इसका मूड ठीक नहीं। आखिर वो बोल ही पड़ा।
काफ़ी मटीरियलिस्टिक हो तुम। क्या मतलब? हिबा ने बाहर के नज़ारों से नज़र हटाकर इसे देखा। तुम्हारे नज़दीक अच्छी ज़िंदगी सिर्फ रुपया पैसा, अच्छा इंसान, अच्छा किरदार, अच्छी सोच, इसकी कोई हैसियत नहीं तुम्हारे नज़दीक। हिबा ने दबी दबी सांस खारिज की तो वो सुन चुका था। अच्छी ज़िंदगी गुजारने उसे हासिल करने की चाह करने का हर इंसान को हक है। मेरे नज़दीक दौलत ही सब कुछ है। मटीरियल मैं तेने किया ना इंदा एनू चौके ना राइटर जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ब्याह करना सी कहदा नदीम कुरैशी ने। अगर ऐसा तो फिर तुम्हें नदीम कुरैशी से शादी कर लेनी चाहिए थी। इसके पास तुम्हारी मतलूबा हर चीज़ थी, मोहब्बत और शराफत के सिवा। हिबा को इससे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए कितनी देर तक लाजवाब होकर इसका चेहरे देखती रही। बहुत बहुत अच्छे। आज दुराब ने यह गल करके मेरा दिल जीत लिया। मेरे दिल की गल दुराब ने कर दी। आप एक बदजुबान और बददिमाग इंसान है। वो हंसी होकर बोली तो वह इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराया। और मेरे ख्याल में तुम इंतहाई बदतमीज़ खुद पसंद लड़की हो जिसको मैं करने के अलावा और कुछ नहीं आता। हालांकि अब जिससे जिसे भी तुम्हारी शादी होगी तुम्हें मान लेना चाहिए कि यही तुम्हारी किस्मत है, बहुत बुरी किस्मत। वो जहरखंद अंदाज में बोली। चलो यही सही, समझ लो कि तुम बदकिस्मत हो। आगे वो कौन सा कुछ कम था। वो इनकी शादी के दूसरे दिन की रोमांटिक गुफ्तगू थी। दोनों ने बाकी रास्ते एक दूसरे से बात नहीं की। लिफ्ट से फ्लैट तक का सफ़र इसने बड़े ज़बत से तय किया। अंदर दाखिल होते हुए बेडरूम में जाकर बेड पर औंधे मुंह गिरकर खुलकर रोई। वो हमेशा चुप रहने को मुस्कुराने वाला बंदा इतनी कड़वी बातें भी कर सकता। आहो तेरी गंदियां हरकतां ते गंदियां गल्लां सुनता रहे ते अगो तैनू कोई चित्र तैनू ना कुछ कवे। इतना तुमने अगले बंदे को समझा हुआ ना, तेरी इज्जत के काबिल ही नहीं है। इसे अंदाजा तक नहीं था दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। इसके सिवा कौन हो सकता था, पर वो टस से मस नहीं हुई। दुराब अब झंझलाहट का शिकार हो रहा था। इसने हैंडल घुमाया। सामने का मंजर इसकी तवक्को के मुताबिक था। हिबा, इसने बैठ के करीब जाकर इसे आवाज़ दी तो हिचके लेते वजूद में मजीद तेजी आ गई। दुराब ने गहरा सांस लिया। उठो खाना खा लो। देखो अब अगर तुम ना उठी तो मजबूरन मुझे तुम्हें उठा के ले जाना पड़ेगा। वो हिली तक नहीं तो दुराब ने इसका बाजू थामा ही था कि वो तड़प कर सीधी भी। इसका चेहरा देख दुराब ने बेसाख्ता होंठ खींच लिए। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि जो तुमने रो रो कर अपना ये हाल कर लिया? हिबा ने गुस्से और नाराजगी से पूरी तरह आंखें खोलकर इसे देखा। अभी कुछ बाकी रह गया? मुझे आज तक कभी किसी ने इतना नहीं डांटा और आपने तो मेरी इतनी इंसल्ट की। मुझे बददिमाग, बदतमीज, दौलत की भूखी, पता नहीं क्या क्या कहा है। इसके शिकवे पर दुराब ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को होंठों पर आने से रोका। और जो तुमने मुझे इतना कुछ कहा, मेरा स्टैंडर्ड नहीं, मैं तुम्हारा आइडियल नहीं, मैं तुम्हारी बुरी किस्मत हूँ, ऐसा कहकर तुम मुझे फूलों के हार पहना रही थी। अब की बार वो बोलने के बजाय तेरी से पलके छपकने लगी। मैं जैसा हूँ मुझे पता और मैं मुतमिन हूँ। मुझे बुरा ये लगा कि तुम अंकल को परेशान करी थी। देखा नहीं वो कितने बेहतर लग रहे थे और तुम्हारे रोने से वो परेशान हो गए थे। वो मेरे पापा है, मैं इनसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? और कौन है मेरा? वो रोते हुए बोली। गंदी औरत, ओ बेहिस औरत। दुराब ने गौर से इसका चेहरा देखा। देखो भाई, ये बात मैं पहले भी तुम्हें क्लियर कर चुका हूँ, आज आखिरी बार बता रहा हूँ। तुम पाबंद नहीं हो। तुम जैसा आइडियल, दौलत वाला, वॉट एवर, जैसा भी चाहती हो, जब भी तुम्हें लगे तुम्हें मिल गया तुम जा सकती हो। मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम जानती हो मैंने निकाह अंकल और तुम्हारे कहने पर किया। तुम जब चाहो अपना रास्ता अलग कर सकती हो, मैं रुकावट नहीं बनूंगा। और अगर इससे पहले मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहूँ तो यकीनन तुम्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। हम यहाँ अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। बेशक बाहर हमें लोगों के सामने हस्बैंड वाइफ की तरह एक्ट करना पड़ेगा। हिबा बहुत ध्यान से इसे देख और सुन रही थी। इसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत अच्छा बोलता है और बहुत अच्छा दिखता है। कुछ देर पहले वाली रही जहन की स्लेट से गायब हो गई थी। और अगर तुम्हें लगे हम अच्छे दोस्त हैं तो मुझसे बातें शेयर कर सकती हो। वो खड़ा हो गया। हिबा ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी हाइट भी ज़बरदस्त थी। चलो अब खाना खा लो, मैंने खुद बनाया। हालांकि सोचा था तुम्हारे आने से कम खाना तो पका पका मिल जाएगा। मुझसे खाना नहीं बनता, कोई मेड रख ले। पापा के घर तो उज़मा खाना बनाने आती थी। वो बेख्याली में रवानी से बोली। मेरी आमदनी इतनी नहीं है, नौकर फोड़ नहीं कर सकता। दुराब ने फिर वही बातें शुरू कर दी थी जो इसका मूड ख़राब कर जाती, पर आज इसे इतना बुरा नहीं लगा। दुराब इसके चेहरे को उतार चढ़ाव देख रहा था। मैं जॉब कर सकती हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। वैसे भी हमारी वजह से आप पर काफ़ी बोझ पड़ गया। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, दुराब ने इसकी आंखों में देख कर कहा तो वो कितनी देर तक इस पर से नजरें नहीं हटा सकी। खाना बनाने के बाद वो सुस्ती से जाकर काउच पर लेट के टीवी ऑन कर लिया, जबकि दुराब बर्तन उठाकर न सिर्फ रख कर आया बल्कि धो भी आया था। जब वापस आया तो वो सो रही थी, एक हाथ सीने पर रखे और दूसरा हाथ फर्श पर गिरा था। दुराब ने एक नज़र इसे देखा और फिर चलता हुआ इसके करीब बैठ गया। ज़्यादा रोने से चेहरे का रंग गुलाबी हो गया था। गोरा और गुलाबी रंग मिलकर अजीब बहार दिखा रहे थे। पर वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया और इसका दूसरा हाथ भी उठाकर सीने पर रख दिया। लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जलाकर बेडरूम में आगे से खुद शदीद नींद आ रही थी और कल इसे काम पर भी जल्दी जाना था। सुबह वो तैयार होकर बाहर आई तो वो भी उठ चुकी थी। सॉरी तुम सो गई थी, मैंने तुम्हें जगाया नहीं, वो शर्ट की आस्तीन फोल्ड करते हुए बोला। नहीं, मैं यहाँ आराम से थी। आपको यहाँ परेशानी होती हो कि आप बेड पर सोया करें, मैं यहाँ ठीक हूँ। इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़े मसरूफ़ और माहिराना अंदाज में आमलेट के लिए प्याज, मिर्ची और टमाटर काट रहा था। दूसरे चूल्हे पर इसने चाय का पानी रखा था। लाई मैं बना दूँ। बेइंतहा शर्मिंदा होते हिबा ने इसके पीछे आकर कहा।
नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, वैसे मैं अपना सारा हर काम खुद करने का आती हूँ। ऑमलेट की खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी। टॉस भी वो सेंक चुका था। इससे पहले कि वो सब चीज़ें ट्रे में रख कर टेबल से जाता, वो जल्दी से सब चीज़ें लेकर टेबल पर रखाई। फिर आपने एक नज़र इस पर डाली और कंधे झुकाकर फ्रिज में से मक्खन निकाल कर लाया और कुर्सी पर बैठ गया और इसको देखने लगा जो खामोश खड़ी थी। क्या हुआ, नाश्ता नहीं करना? वो इसकी सवाली नज़रों के जवाब में मुरव्वतन भी ना नहीं कर सकी, क्योंकि इसे सख्त भूख लगी थी। वो बड़ा झिझक कर खा रही थी, जबकि इसके बरक्स वो बड़ी तेज़ी से नाश्ता खत्म कर रहा था। तभी टेबल पर रखे इसके मोबाइल की बीप बज उठी। इसने इसी मसरूफ़ अंदाज में स्क्रीन पर नज़र डाली और जल्दी से टिश्यू से हाथ साफ करके फ़ोन ऑन कर लिया। हाँ, बस निकल रहा था। तुम बताओ पहले कहाँ जाना है, पुलिस स्टेशन या कोर्ट? और मुंह की तरफ जाता तो इसके हाथ में ही रह गया। वो मुंह खोले से देखने लगी जो अब फ़ोन कर लेकर कमरे में चला गया था। कोर्ट, पुलिस स्टेशन, क्या ये कोई क्रिमिनल है? तुम खुद चली जाना, मैं आज शायद शाम को ना आ सकूँ। अंकल को फ़ोन कर दूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? ये सवाल बड़े बेसाख्ता था। इसी बेसाख्ता अंदाज में मुड़ा। क्यों, खैरियत? वो पूरे का पूरा इसकी तरफ मुड़ा, क्योंकि 3 हफ्तों में शायद पहली बार इसने इससे मुतल्लिक कोई सवाल किया था। आप पुलिस स्टेशन का कह रहे थे ना, क्यों जाना है? दुराब ने एक और से इसका चेहरा देखा जो मशकूक अंदाज में से देख रही थी। दरअसल मैं स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस हूँ। एक मर्डर कर चुका तो पुलिस स्टेशन आता जाता रहता हूँ। हिबा के चेहरे का रंग बिल्कुल जर्द पड़ गया। आप मजाक कर रहे हैं? लो, मजाक वाली क्या बात है? ये नहीं करूँगा तो ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगा? वो इतना संजीदा तक हिबा को इस पर सच का गुमान हो रहा था। दुराब का इरादा इसे मजीद तंग करने का था, लेकिन इसकी हालत ऐसी थी कि मजीद 5 मिनट वो बेहोश हो सकती थी। वो चलता हुआ इसके करीब गया और दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम लिया। यह सिर्फ एक मजाक था। नदीम कुरैशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी थी। इस सिलसिले में अक्सर पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। मैं शरीफ आदमी, यकीन रखो। इसने पलक के झपक झपक कर आंसू अंदर उतारा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? दुराब सीधा खड़े होते हुए बोला। ऐसी बात नहीं, मैं डर गई थी। पुलिस स्टेशन भी आपको मेरी वजह से जाना पड़ रहा है। नेवर माइंड, चलता हूँ। कब आएंगे? दूसरा सवाल भी बेसाख्ती में हुआ था। खैरियत है ना? वो अब कुर्सी के सीट कर बिल्कुल इसके सामने बैठ गया तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मैं सोच रही थी रात को क्या पकाऊं। ये आज इतनी नवाजिश क्यों हो रही है मुझ पर? पहले नाश्ता और अब खाने की ऑफर। खैरियत? हिबा जिस जज्बे की सेरे से थी, इससे निकलना चाहती थी, इसलिए नाराज़ी से बोली। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मुझसे पापा ने कहा कि आपका ख्याल रखूँ। इसके अंदाज पर बेसाख्त अंदाज में दिल खोल कर साहिबा ने नाराज़ी से देखा। लतीफ़ा सुनाया जो इतने दांत निकल रहे? ये क्या लतीफ़े से कम है कि तुम किसी का ख्याल रखने के बारे में सोच रहे हो? मतलब क्या आपका? इसके अब कैसे वाकई गुस्सा आ गया। मतलब ये कि मैंने तुम्हें हमेशा दूसरों से खुद का ख्याल रखवाते देखा, और हैरत इस बात पर हुई कि तुम अंकल का कहना भी मानती हो। आप फिर मेरी इंसल्ट करें? अब के बार हांसी होकर बोली। तेरे करतूत का असर है जेड़ी तेन दूजे ने मुँह सुन दे तकलीफ होती है। ये भी गलत कह रही हो। ये हक भी सिर्फ तुम्हें ही हासिल है। आपके पैर पटकती हुई बेडरूम के साथ बने स्टडी रूम में घुस गई और धमाके के साथ दरवाज़ा बंद किया। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। अकेली आई हो? मंजूर साहब ने इनके पीछे देखते हुए पूछा। 1 महीने से ज़्यादा हो गया पापा मुझे अकेले आते हुए, फिर भी आप हर दफ़ा ये सवाल पूछते हैं। मंजूर साहब हंस पड़े। लगता है मेरी बेटी का मूड ऑफ है। इसने सर झटका। नहीं पापा, ठीक है मूड। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? तुमको देख ली तो बिल्कुल ठीक हो गया। वो मुस्कुराकर बोले। डॉक्टर से मेरी और दुराब की बात हुई थी। डॉक्टर का कहना है कि अब आपको घर लेकर जा सकते हैं। दुराब भी कह रहे थे कल आपको घर ले जाएंगे। मंजूर साहब खामोश हो गए। क्या हुआ पापा? मैं इनका खामोश हो जाना महसूस कर गई। बेटी के घर रहना अच्छा लगता है क्या हिबा? और दुराब के पहले भी हम पर बहुत एहसान है। हिबा ने गहरा सांस लिया। मजबूरी है पापा, इसके अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं। जहाँ हम रहते हैं वो भी दुराब के दोस्त का फ्लैट है। वो कोई और घर ढूंढ रहे हैं। कितनी मुश्किल में पड़ गया बच्चा। बच्चे की ज़ुबान भी बहुत लंबी है। इसको बाप की हमदर्दी ज़रा नहीं भा रही थी। जब से वो दुराब से नॉर्मल बात करने लगी थी तब से मौसूफ कुछ ज़्यादा ही फैलने लगे थे। अभी तो ज़ुबान के तीर चलाता था, आंखों से मुआयना करता रहता था। इतना सा फ्लैट था, कब तक और कहाँ तक छुप सकती थी? इसे तो डर था किसी दिन इसके अंदर का मर्द शौहर के रूप में आकर खड़ा ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। हमीदुल्लाह की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा और इसके साथ नादिया को देखकर वो बेसाख्ता खुश हो गई थी। हिबा ने रश से नादिया का चमकता चेहरा देखा। कैसी हो? तुम्हारे सामने हो। नादिया मुस्कुराकर बोली। अब्बू की तरफ आई हुई थी। अब्बू आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी अंकल से मिल लूँ, इसी बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। चलो अब्बू को अंकल से बातें करने तो हम दोनों दोस्त अपनी बातें करती हैं। वो दोनों कैफेटेरिया में आ गई। ज़िंदगी बहुत बदल गई है ना? नादिया ने इसके चेहरे पर नज़र जमाकर कहा जो दूर दरख्तों पर नज़र जमाकर बैठी थी। हाँ, वो गहरा सांस लेकर बोली। इतनी बदल गई कि अजीब से अजीब तर हो गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसे कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। और तुम जानती ना, वह मैं क्या कहती थी कि इंसान की सोच एक जगह और अल्लाह का फ़ैसला एक जगह। क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं? नादिया के पूछने पर इसने सर नफ़ी मिला। ऐसी बात नहीं, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन मैं अपनी सोच का क्या करूँ? वो एक टैक्सी ड्राइवर है। जब मैं ये सोचती हूँ ना तो रोना आता है। ना इसका कोई घर है ना कोई उम्मीद। क्या फ्यूचर होगा मेरा? हिबा को इसकी रूहानी शक्ल देखकर तरस आया। नादिया को। हिबा, दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं। अगर आज कुछ नहीं है तो कल वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा।
तुम कैसी पागलों से बातें करी? आजकल लाखों कमाने वाले के घर नहीं बन पाते, ये तो फिर चंद हज़ार कमाने वाला, फिर सारा दिन खवार होने के बाद। तुम अगर इसे नापसंद करती थी तो मना कर देती। हिबा ने अफसोस से देखा। क्या इस वक्त मना करने वाले हालात थे? पापा की एक ही रट थी, इससे शादी करो। पता नहीं इसने इन पर क्या जादू कर दिया था। आखिरी कोशिश के तौर पर ताबिश को बुलाने की कोशिश की, इसकी हर कड़वी कसेली बात बर्दाश्त की जो मेरे मजाज का भी हिस्सा भी नहीं। लेकिन वो शख्स जो मुझे बचपन से जानता था, इसने मेरे किरदार पर शक किया। यहाँ आकर मैं हार गई। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन किरदार पर इल्ज़ाम नहीं। मैं कैसे और कब तक इसे यकीन दिलाती रहती पाक के मैं पाक हूँ। तो दुराब मान गया? नादिया के सवाल पर इसने बेसाख्ता अंदाज में अपने हाथों से दोनों आंखों को रगड़ा। तुम यकीन नहीं करोगी नादिया, एक सवाल, एक शक की नज़र, कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि मेरी इज्जत और जान बचाने वाला वो था, लेकिन फिर भी वो मुझसे शादी करने से इनकारी था। क्यों? नादिया हैरान हुई। क्योंकि मैंने इसकी बहुत इंसल्ट की थी, इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था। ज़ाहिर है नादिया, वो भी इंसान है, कोई भी इंसान अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ पापा के कहने पर वो मान गया। एक बात कहूँ हिबा, ठंडे दिमाग से सुनो और फिर सोचो। दुराब ने एक अजनबी होकर वो किया जो कोई अपना नहीं करता। इसने हर मुसीबत वक्त में तुम्हारा और अंकल का साथ दिया। अब्बू भी इसकी हर वक्त तारीफ़ करते हैं, और तुम गौर से देखना, वो हैंडसम भी बहुत है, ताबिश से बहुत ज़्यादा। और इसकी गुफ्तगू देख लो, कहीं से लगता है वो टैक्सी ड्राइवर है। किसी के मुंह पर तो नहीं लिखा होता। और मेरी मिसाल ले लो, मैं कहती थी ना मैं खुश नहीं रहूँगी, लेकिन देखो मैं कितनी खुश हूँ। कासिम के सिवा मुझे कुछ सोचता ही नहीं। निकाह के बोले में बहुत ताकत होती है। दो अजनबियों को इतने करीब ले आते हैं कि इनसे मजबूत रिश्ता और कोई नहीं रहता। मोहब्बत हो तो दौलत स्टैंडर्ड कोई अहमियत नहीं रखते। इत्तफाक मोहब्बत होनी चाहिए, बाकी चीज़ें किस्मत में हो तो खुद ब खुद मिल जाती हैं। मैं कुछ नहीं बोली, खामोशी से कप की सतह पर उंगली फेरती रही। क्या दुराब ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया? हिबा ने चौंक कर इसे देखा। मेरा मतलब वो तुम्हारा शौहर है। नादिया ने बातें धुरी छोड़ दी, लेकिन हिबा समझ के कोई ताल्लुक न होने के बावजूद इसका चेहरा एक यकलक दहकने लगा। नादिया बेसाख्ता मुस्कुराई। अगर अंकल ने यूं ही करना था तो नदीम कुरैशी भी था। पर नादिया, कभी कभी वो बड़ा मशकूक लगता है, यूँ कोई बगैर वजह तो नहीं करता इतना कुछ। हालांकि मैं इसे बता चुकी कि मैं इसे पसंद नहीं करती। वो भी मुझे कह चुका कि मैं उसे पसंद नहीं। एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जो हम पापा के लिए निभा रहे हैं। एक घर में रहते हुए अजनबी हैं, हम नॉर्मल बातचीत कर लेते हैं। नादिया ने जैसे अफसोस से सर थाम लिया। ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजरेगी हिबा? शादी एक बार होती है, जब हो ही गई तो इसे निभाने की कोशिश करो। तुम मुकाबला लगा कर क्यों बैठ गई हो? इसके एहसानों का ये बदला दे रही हो। ताबिश आया था मेरे पास, नादिया ने धीरे से कहा। क्यों? इसने चौंक कर पूछा। वो तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब जो भी है, जैसा भी, बस वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। इसके अंदाज पर नादिया खामोश होगी। इसे बताया नहीं कि वो ताबिश को इसके घर का एड्रेस दे चुकी है। हिबा पापा के पास आई थी। इधर ही दोस्तों ने बंदा कुत्तियां लगे पा दे, जेडे अपने दोस्तों का नंबर या एड्रेस किसी होर नूं दे देंदी। ओके पापा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगी। अल्लाह तुम्हें खुश और आबाद रखे। इसका मुँह चूमने के बाद कितनी देर उसे सीने से लगाए रखा। हम आपको घर ले जाएंगे? वो इनसे अलग होकर गीली आंखों के साथ बोली। हाँ, आप घर को दिल करता है। दुराब नहीं आएगा तुम्हें लेने? पापा, आज इन्हें ज़रूरी काम से जाना था। वो ये बात छुपा गई कि आज इसे पुलिस स्टेशन जाना था, वो भी हमारी वजह से, वरना इसे एहसानमंदी पर एक और तवील लेक्चर मिलता। हिबा, वो मुड़ने लगी जब इन्होंने इसे दोबारा पुकारा। जी पापा। वो दोबारा इनके करीब बैठ गई। तुम खुश हो ना? वो बहुत गौर से इसका चेहरा देख रहे थे। जी। वो सर झुकाकर एक लफ्ज़ बोली। मुझसे नाराज़ तो नहीं कि मैंने तुम्हें मजबूर किया इस शादी के लिए? मैं जानता हूँ ये सब कबूल करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम अकेली रह जाओ। मेरे बाद जब अकेली रह जाती तो तुम्हें नदीम को रशी जैसे कि कई दरिंदे मिलते जो तुम नहीं लड़ सकती थी। और ताबिश अगर ज़रा भी बड़े ज़रफ़ का मुजाहरा करता तो मैं कभी तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला ना करता। जो बात मैंने दुराब से की थी वही बात मैंने ताबिश से भी की थी, लेकिन मेरा मान दुराब ने रखा। इसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। कर सकता था ना? वो तो तुम्हें जानता था ना, तुम्हारे मासी को, जबकि ताबिश तो तुम्हें बचपन से जानता था। मैं समझती हूँ पापा। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं लगती? तुम्हारे और दुराब के चेहरे पर मुझे वो रौनक क्यों नहीं नज़र आती जो होनी चाहिए? मैं दिन रात तुम्हारे साथ साथ खुद को भी दुराब का मुजरिम महसूस करता। वो मेरा मोहसिन था और मैंने इसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लिया। इससे कुछ भी ना पूछा, अपना मसला इसके सामने रख दिया। क्या पता इसकी कहीं कमिटमेंट हो, वो किसी को पसंद करता हो। पापा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। दुराब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। और वो दो बातें थी जिसने बाकी दिल से कही थी। और क्या दुराब तुमसे खुश है? हिबा कुछ लम्हों के लिए बोल नहीं सकी। ये बात मैं इसके मुँह से भी सुनना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे दिल पर बोझ रहेगा। वो सर झुकाए इनके कमज़ोर हाथों को देखने लगी। अच्छा, अब तुम जाओ और दुराब से कहना मुझसे मिले। जी। वो अफसुर्दा दिल से वहाँ से उठी। पापा की बातों ने इसे परेशान कर दिया था। मुश्किल इनकी तबीयत संभली थी। अगर दुराब ने इनसे कुछ कह दिया तो, यही सोचकर वो सारा रास्ता परेशान रही। फ्लैट की एक चाबी इसके पास थी। इसने चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोला तो इसे झटका लगा। सब लाइट्स ऑन थी, टीवी चल रहा था। और ओ मेरे खुदा, वो परेशान होकर आगे बढ़ी और स्टैंड में से सबसे बड़ा चाकू उठाकर बाहर निकली। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि हाथ पाँव भी हल्के हल्के कांप रहे थे। साफ पता लग रहा था घर में कोई घुस आया था। वो दबे दबे कदमों से बेडरूम की तरफ बड़ी। अलमारी के दोनों पट खुले थे। ओ मेरे अल्लाह, इसकी आंखों में आंसू आ गए। चोर आया था, पहला ख्याल यही इसके जहन में आया।
बाथरूम के दरवाजे के करीब हलचल महसूस हुई तो वो एकदम दीवार से जा लगी और चाकू को मजबूती से थाम ली। ये अलग बात कि वो इसके हाथ में कांप रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा खुला, साथ ही इसका हाथ हरकत में आया, लेकिन दूसरी तरफ शायद कोई इससे भी ज़्यादा अलर्ट था। इसने ना सिर्फ इसका चाकू वाला हाथ अपनी गिरफ्त में लिया बल्कि इसकी कमर में हाथ डालकर इसे मजबूती से जकड़ लिया। सब कुछ इतनी अचानक और तेरी से कोई मज़ाहमत भी ना कर पाई। मज़ाहमत किए बगैर हक्का बक्का इसके चेहरा देखने लगी। पहली बार इसने इसे इतने करीब और गौर से देखा था। वो शायद शावर लेकर निकला था, कंधों पर तौलिया लटका था। अच्छा, तो मेरे कत्ल के लिए ये नया तरीका सोचा गया। इसके चेहरे पर से नजर हटाकर इसने इसका चाकू वाला हाथ मजीद ऊंचा किया। वो कभी भी किसी सिचुएशन में इतनी नर्वस नहीं हुई थी जितनी अब हो रही थी। एक तो इसकी इंतहाई कुर्बत, दूसरा कत्ल का इल्ज़ाम। वो बोलने की कोशिश में हकला करेगी, नहीं मैं तो ये क्या, मैं तो। वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ मजीद इसके चेहरे की तरफ झुका। प्लीज़ आप मुझे छोड़ें। पता नहीं इसकी कुर्बत से इसे इतना नर्वस क्यों कर दिया था, वो बात नहीं कर पा रही थी। नहीं, पहले जवाब दो, क्या पता मैं तुम्हें छोड़ूं, तुम चाकू सीधा मेरे पेट में घुसा दो। वो इसके सीने पर हाथ मार के इसे धकेलने भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो शर्ट के बगैर था। इसे कोर्स कुछ और समझ में नहीं आया तो इसने रोना शुरू कर दिया। दुलाब की मुस्कुराहट सुकड़ गई, इसने होंठ खींच ले गए। इसने इसकी कमर के गिर्द से बाजू हटाने के साथ इसका बाजू भी छोड़ दिया। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। वो संजीदगी से कहता हुआ बेडरूम में चला गया और इसकी यूँ छोड़कर जाने पर अचानक कि उसे अच्छा नहीं लगा। 4 मिनटों बाद जब वो वापस आया तो टी शर्ट के साथ बाल भी सेट हो चुके थे। वो अभी तक वहीं खड़ी थी। वो एक नज़र से देखकर किचन की तरफ मुड़ गया। हिबा ने दर्जीदा नज़रों से देखा और फिर धीरे धीरे चलती डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होगी। मैं जब घर आई तो सब लाइटें ऑन थी, जबकि मैं बंद करके गई थी, और आप भी इतनी जल्दी नहीं आते। मैं समझी घर में कोई गुस्सा है, तो तुम्हें लगा तुम चाकू से डरा लोगी। वो शरारती अंदाज में बोलता इसकी तरफ मुड़ा, चाय का मग इसकी तरफ बढ़ाया। तुम रोई क्यों थी? वो कब था मैं पूछ रहा था और इसका जवाब तो वो खुद भी नहीं जानती थी। बोलो। इसने अभी कब का सीना नहीं छोड़ा था। मैं डरती थी। हिबा की नज़रें बेसाख्ता उठी और उसका यूं देखना इसके सवाल का जवाब दे गया। इसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कुप छोड़ दिया और काउच पर बैठकर टीवी ऑन कर लिया। वो कितनी देर यूं ही खड़ी रही। आज हिबा, डरना तो मुझे तुमसे चाहिए और डर तुम रही हो। इसने गर्दन मोड़कर इसे देखा तो कितनी देर वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी। मग लेकर इससे कुछ फासले पर बैठ गई। पापा आपसे मिलना चाहते हैं, उसकी तरफ देखे बगैर बोली। मैं अंकल से मिलकर ही आ रहा हूँ। वो भी टीवी से नजर हटाए बगैर बोला। फ़ोन रिंग पर इसने मोबाइल उठा और उठकर बेडरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आया तो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार था। घर में खाना पका, फिर भी अगर कुछ और मंगवाना तो बता दो। वो घड़ी की चेन बंद करते हुए बोला। नहीं। इसने गौर से इसका चेहरा देखा। जाने कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे आने में देर हो जाएगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बाहर गार्ड्स हैं, कोई यूं ही अंदर नहीं आ सकता। तुम खाना खाकर सो जाना, मैं लेट आऊँगा। कितना लेट? वो दरवाज़ा खोलते हुए रुका। तुम कहो तो नहीं जाता। बात ऐसी तो नहीं थी, पर एक सनसनी से इसके सारे वजूद में दौड़ गई। आप जाए, मुझे पता था तुम मुझे नहीं रोकोगी। तो आपकी मुस्कुराहट कह रही थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो दरवाज़ा बंद करके निकल गया। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी सेकंड एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरे ताया हैं उनको अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखें। उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उनको याद रखें। अभी भी मुझे पापा की कॉल आई थी कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और शफा दे, अपने बच्चों पर सलामत रखे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।